आप सभी मित्रों का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ रहे हैं। मोहन राकेश का यह बहुत प्रसिद्ध नाटक और बहुत रोचक नाटक है, जो महाकवि कालिदास एवं उनकी प्रेमिका मल्लिका के जीवन पर आधारित है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रियंग मंजरी मल्लिका से निवेदन करती है कि वह उसके साथ उज्जैनी चली जाए और उसके घर का परिसंस्कार उसके स्थपित या कलाकार कर देंगे। जो भवन निर्माण करते हैं उन्हें स्थपत्य कहते हैं। स्थपत्य परिसंस्कार का मतलब होता है दोबारा से निर्माण, दोबारा उसको मतलब जो भी बिगड़ा है, जो खराब हुआ है, उसका पुनः वो संस्कार कर देंगे, बना देंगे। बनाना, दोबारा बनाना। अब देखिए, यहाँ से हम फिर से कहानी शुरू होती है कि मल्लिका के मुख पर आहत अभिमान की रेखाएं व्यक्त होती हैं, परंतु वह अपने भाव को दबाए रखती है। जब प्रियंग मंजरी कहती है कि तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी, तब इस बात पर मल्लिका के मुख पर आहत अभिमान की रेखाएं व्यक्त होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि मल्लिका कालिदास से प्रेम करती है और निस्वार्थ प्रेम करती है। और कालिदास, एक समय था जब ग्राम प्रांतर में कालिदास था, तो कालिदास खाली मल्लिका को समझता था, मल्लिका की बात को ही मानता था और मल्लिका के लिए ही सारी कविताएं वो लिखा करता था। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि प्रियंग मंजरी जो है कालिदास की पत्नी के रूप में होगी और मल्लिका को उसके साथ रहना पड़ेगा, उसकी सहेली बनकर। ये चीज़ें मल्लिका को आहत कर रही हैं, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचा रही हैं। इसलिए वह अपने भाव को दबाए रखती है, मतलब वो दुखी तो होती है लेकिन उस भाव को प्रकट नहीं करती। मल्लिका कहती है, क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने आप को गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। मल्लिका बहुत स्वाभिमानी है। वह जो है अपने प्रेम के आगे, अपने स्वाभिमान के आगे वह राजशाही सुख और व्यवस्था को त्याग देती है। वह जाने के लिए तैयार नहीं होती। प्रियंगु, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पूर्व राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। ओठों पर फिर विदग्धतापूर्ण मुस्कान व्यक्त होती है, मतलब फिर वह चतुराई से हंसती है। मैंने उन्हें औपचारिक प्रक्रिया के लिए ही नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है? वह मल्लिका कहती है कि औपचारिक, प्रियंग मंजरी कहती है मल्लिका से कि मैंने उन्हें औपचारिक प्रक्रिया के लिए नहीं भेजा था, मतलब खाली ऐसे ही नहीं भेज दिया था, किसी कारणवश भेजा था। तुमने उन्हें देखा है? मल्लिका उनके शब्दों का अर्थ समझने का प्रयत्न करती हुई अनिश्चित सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका कहती है कि देखा है। प्रियंग, तुम उनमें से जिस किसी को अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे परिणयन का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों बहुत योग्य अधिकारी हैं। मल्लिका को क्रोध आ जाता था। कहता देवी, वो कहती है देवी, मतलब इस तरह से संबोधन करती। भोजपत्रों को वक्त से सटाए हुए कुछ पग आसन की ओर हट जाती है। प्रियंग मंजरी उसे तीक्ष्ण दृष्टि से देखती है, फिर धीरे धीरे उसके निकट चली जाती है। प्रियंग मंजरी को लगता है कि मल्लिका जो है राजशाही सुख और व्यवस्था से प्रभावित होकर विवाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन मल्लिका जो है उसे नकार देती है। इससे प्रियंग मंजरी उसके ऊपर जो है अपनी व्यंग वाली नज़र डालती है, तीक्ष्ण नज़र डालती है, फिर धीरे धीरे उसके निकट जाती है। प्रियंगु, संभवतः तुम उन दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में 2 ही नहीं और अनेक अधिकारी हैं। तुम मेरे साथ चलो, तुम जिस किसी से कहोगी। मल्लिका सहसा आसन पर बैठ जाती है और रोधे हुए आवेश के कारण अपना ओठ काट देती है। मल्लिका को बहुत क्रोध आता है, लेकिन वह बोल नहीं सकती, क्योंकि प्रियंग मंजरी के आगे उसका वो मतलब उसकी जो हैसियत है, या कहेंगे मल्लिका जो है उसके सामने एकदम साधारण है, और वह राज की राजकुमारी है और कवि कालिदास की ये पत्नी भी बनने जा रही है। तो इस तरह से वो क्रोध को प्रकट नहीं कर सकती, खाली क्रोध को अंदर अंदर ही लिए क्रोधित होती है। मल्लिका कहती है, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। गला रूठ जाने से शब्द स्पष्ट ध्वनित नहीं होते। मतलब इतनी दुखी हो जाती है। रुदना का मतलब होता है कि एकदम रोते हुए स्वर से
शब्द स्पष्ट ध्वनित नहीं होते। अंदर का द्वार खुलता है और अंबिका रोग और आवेश के कारण शिथिल और कांपती सी एक पग बाहर आकर जैसे अपने को सहेजने के लिए रुकती है। प्रियंग बढ़कर मल्लिका के निकट चली जाती है। प्रियंग, क्यों तुम्हारे मन में यह कल्पना नहीं कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? अंबिका धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। अंबिका, नहीं, इसके मन में यह कल्पना नहीं है। प्रियंग सहसा घूमकर उसकी ओर देखती है। मल्लिका ससाध्वस उठ खड़ी होती है। मल्लिका मतलब जब अंबिका की तरफ प्रियंग मंजरी देखती है तो वह अचानक उठ खड़ी होती है। मल्लिका, माँ। अंबिका, इनके मन में यह कल्पना नहीं है क्योंकि यह भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में वो अंबिका जो है कहती है कि इसके मन में कल्पना, यह कल्पना नहीं है क्योंकि यह भावना के स्तर पर जीती है। क्योंकि मल्लिका कहती है कि मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है। मतलब ऐसी भावना है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भावना में भावना का वर्णन, भावना में भावना का वर्णन किया है। ये बात जो है मल्लिका कहती है। उसी बात पर अंबिका कह रही है कि यह भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में सांस फूल जाने से शब्द गले में ही अटक जाते हैं। मल्लिका हाथ के पृष्ठ आसन पर छोड़ देती है और उसके निकट आकर उसे पीठ से सहारा देती है। मल्लिका, तुम उठ क्यों नहीं आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम उठ क्यों आई माँ? अब मल्लिका कहती है तुम उठ क्यों आई माँ, मतलब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो तुम उठ क्यों चली आई? चलो लेट जाओ। उसे अंदर की ओर ले जाना चाहती है परंतु अंबिका उसका हाथ हटा देती है। अंबिका, मैं किसी अव्यागत से बात भी नहीं कर सकती? मतलब किसी घर आए हुए व्यक्ति से बात भी नहीं कर सकती? दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत जाते हैं। मेरे लिए वह घर अब घर नहीं, एक काल घर है जिसमें हर समय बंद रहती हूँ। और तुम चाहती हो कि मैं किसी से बात भी न करूँ? चलने की चेष्टा में गिरने की हो जाती है। मल्लिका उसे संभाल लेती है। मल्लिका, परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। अंबिका, तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। प्रियंक के निकट जाकर उसे निरीक्षणात्मक दृष्टि से देखती है। प्रियंक मंजरी के निकट अंबिका जाती है और उसे एकदम ऊपर से नीचे तक देखती है। यहाँ देखिए, ससाध्वस एक शब्द आया था, उसका अर्थ होता है घबराहट के साथ। यह घर सदा से इस अवस्था में नहीं है राजवधू। जब मेरे हाथ चलते थे मैं प्रतिदिन इसे लीपती बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस प्रकार गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी यहाँ भी टूटी सी पड़ी रहती हैं, इसलिए कि फिर सांस फूल जाने से आगे नहीं बोल पाती। प्रियंक मंजरी पुनः प्रकोष्ठ पर दृष्टि डालने के ब्याज से उसकी निकटता से हट जाती है। प्रियंक, मैं देख रही हूँ कि घर की अवस्था अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब अपना होठ काटती हुई क्षण भर जैसे सोचने के लिए रुकती है। अब भी जो कुछ संभव है मैं अवश्य कर जाऊंगी। मैं स्थपतियों को आदेश दूंगी कि वे इस घर को गिराकर इसके स्थान पर, मल्लिका सहसा झुक जाती है। जब घर गिराने की बात प्रियंक मंजरी करती है तो मल्लिका जो है सहसा चिहुक जाती है। मतलब उसे अजीब सा लगता है कि ये क्या कह रही है। फिर उसके बाद, मल्लिका, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। प्रियंक मंजरी फिर तीक्ष्ण दृष्टि से उसे देखती है। प्रियंक, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ही कह रही थी। तुम्हें इसमें असुविधा हो तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अवश्य कर सकूँ। इस समय और नहीं रुक सकती। कल की यात्रा से पूर्व कई और आवश्यक कार्य संपन्न करने हैं। यूँ तो इस समय अवकाश नहीं था, फिर भी मैंने आना आवश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने चले गए थे, मैं उस बीच इधर चली आई। अच्छा। मल्लिका के हाथों की अंगुलियां उलझ जाती हैं और आंखें झुक जाती हैं। अंबिका उसी आवेश में दो एक पग प्रियंक की ओर बढ़ती है। मल्लिका जो है उसी आवेश में, मतलब उसे क्रोध आया ही रहता है, उसी आवेश में प्रियंक मंजरी की ओर बढ़ती है।
और जब मल्लिका ये सुनती है कि कालिदास जो है पर्वत शिखर की ओर चले गए हैं, तो अपने हाथों की उंगली उसके हाथों की उंगलियां जो उलझ जाती, मतलब वो बहुत ही असमंजस की स्थिति में आ जाती है और उसकी आंखें झुक जाती हैं। अंबिका, परंतु राजवधू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी, तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग खांसने लगती है और शब्द खांसी में डूब जाते हैं। प्रियंक मंजरी द्वार के पास से मुड़ती है। मैं आपके कष्ट को समझ रही हूँ। जो भी सहायता मुझसे बन बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। इस समय अंचल प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए गंभीर गरिमापूर्ण स्मित के साथ मल्लिका की ओर देखकर धीरे धीरे चली जाती है। अंबिका आवेश से निशक्त सी उस ओर देखती रहती है। फिर भी वह गिरती सी आसन पर बैठ जाती है और वहां से कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ा देती है। निशक्त मतलब बिना शक्ति के वह गिरती सी आसन पर बैठ जाती है और वहाँ के कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ा देती है। अंबिका कहती है, लो मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ूं। इन्हीं में न कहती थी कि उसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है। आज उस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। अंबिका अंबिका जो है अब उसे ताना दे रही है कि आज उसका कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया है। मतलब अब वो कालिदास जो है पहले वाला कालिदास नहीं था। अब उसने शादी भी कर ली, राजशाही व्यवस्था में वह रहने लगा है। अब मल्लिका ठगी सी उसकी ओर देखी रहती। मल्लिका अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि जिस कालिदास के लिए मैंने मतलब पूरा जीवन दिया और सब कुछ समर्पित किया, आज वो कालिदास राजशाही व्यवस्था में दूसरे से विवाह कर लिया। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियों पर परिष्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य चाहिए। परिचारिका का मतलब होता है सेविका। सेविका अंबिका जो है उसे ताना दे रही बार बार। मल्लिका, राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए और कोई क्यों कर उत्तरदायी है। मल्लिका उत्तर देती है कि राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए और कोई क्यों कर उत्तरदायी हो। मतलब वो जो कुछ कह रही है उसका उत्तरदायित्व तो प्रियंक मंजरी का है, न कि मेरा है। अंबिका, किंतु उसके यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है। निसंदेह वह उस किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई। राज्य के स्थपति इस घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। आज वह प्रभु हैं, उसके पास संपदा है। उस प्रभुता और संपदा का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता था। प्रभु किसको कह रही है। आज वह प्रभु है कालिदास को। उसके पास प्रभु संपदा है। संपदा मतलब धन संपत्ति। परंतु माँ, अंबिका कहती, माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ फिर खांसी उठ जाने से आगे बोल नहीं पाती। विलोम बाहर से आता है। विलोम, इस प्रकार क्षुब्ध क्यों हो अंबिका। आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। मतलब जो प्रियंक मंजरी उसके घर पे आ गई है, इसलिए वो कह रहे तुम्हारे सौभाग्य से हर कोई प्रतिस्पर्धा कर रहा है। फिर अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका आंखें बचाकर दूसरी ओर हट जाती है। राजकीय पगधूल घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है। अंबिका, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा सकता है। सहसा उठ खड़ी होती है। चलो, मैं स्वयं चलकर ग्राम भर में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख कितना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के स्थपति हमारे घर की भित्तियों का संस्कार कर देंगे। विलोम बैठ जाओ अंबिका। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। टहलता हुआ झरोखे के निकट चला जाता है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर अब बहुत मूल्यवान समझे जाते हैं। फिर सप्रिय दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम, और
यह और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा न हो। अंबिका आवेश में कई पग उसके निकट चली जाती है। अंबिका, तो जाकर तुम भी क्यों नहीं बटोर लेती? संभव है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष न रहने दें और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार न रहे। मल्लिका, बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसे बांह से पकड़कर आसन पर बैठा देती है। विलोम, ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। यह दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे हैं, वे अतिथियों के लिए भोज और पेय सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस भोज सामग्री में संभवतः कुछ हरिणशावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर उपलब्ध किए जा रहे हैं। मल्लिका, यह सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, परंतु इंद्रवर्मा और विष्णुदत्त को स्वयं राजकन्या ने आदेश दिया है कि मल्लिका, उस आदेश का अर्थ और भी हो सकता है। और अर्थ? क्या और अर्थ? क्या राजकन्या हरिणशावकों से खेला करेंगी? हाँ, या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? यह भी एक हृदयग्राही विषय है। राजपरिवार के साथ आए हुए राजधानी के कलाकार आज यहाँ हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते हुए घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़ पत्ता, कोई तिनका शेष न रहेगा जिसकी वे अनुकृत बनाकर न ले जाएं। मतलब कालिदास का मन जब उज्जैनी में नहीं लग रहा है तो वहाँ ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि कालिदास का मन उज्जैनी राज्य में लगने लगे और जो ग्राम प्रांतर की अनुकृतियाँ हैं, जो पशु हैं, पक्षी हैं, पत्थर हैं, पेड़ हैं, घर हैं, उन सब की आकृतियाँ बनाकर वो ले जाकर वहाँ लगाना चाहते हैं और उसी तरह से स्थापत्य तैयार करना चाहते हैं। मल्लिका, इसका भी कुछ अपना अर्थ हो सकता है। विलोम झरोखे के पास से हटकर उसकी ओर आता है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि इसका अर्थ नहीं है? अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, यह घर, ये पर्वत सब उनके लिए विचित्रता के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, जो यहाँ वैचित्र नहीं वहाँ भी वैचित्र देख लेती है। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी ही छाया की अनुकृत बनाते हुए देखा है। मतलब हर बिंदु पर, हर वस्तु पर उनकी नज़र है, हर चीज़ की अनुकृत। अनुकृत मतलब होता है पेंटिंग। पेंटिंग बना रहे हैं। यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छायाएं यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छायाएं अवश्य और सी लगती होंगी। वह कौन सी राक्षसी थी जो जिस किसी जीव की छाया को पकड़ लेती थी? बोलते बोलते फिर हाँफने लगती है। मैं चाहती हूँ मैं भी वह राक्षसी होती और आज मैं भी। खांसी उठ आने से शब्द डूब जाते हैं। मल्लिका पास जाकर उसे कंधों से पकड़ लेती है। मल्लिका, तुमसे मैंने कहा था माँ, तुम विश्राम कर लो, बातें मत करो। आर विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम, हाँ, अंबिका को अंदर ले जाओ। यहाँ पर ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को अशांत करेगा। मैं तो उत्सव की सूचना मात्र देने के लिए आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने स्वयं यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वे लोग चले ही भी जाएंगे। अंबिका फिर कहती है कि उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता है कि अंबिका अभी जीवित है। विलोम, परंतु मैं समझता हूँ कि वह एक बार आएगा अवश्य। उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध सूत्र को ऐसे नहीं तोड़ता। मतलब कालिदास इतनी जल्दी संबंधों को भूल जाएगा, यह कोई नहीं जानता था। फिर टहलता हुआ झरोखे के निकट चला जाता है और विशेष रूप से वह जिसे एक कवि का भावुक हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका? उसे एक बार आना चाहिए। मल्लिका, मैंने आपसे अनुरोध किया है आर विलोम कि इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन अस्थिर होता है। विलोम, मेरी बातों से अंबिका का मन अस्थिर होता है? मैं समझता हूँ कि वे कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती हैं कि उनका मन किन कारणों से अस्थिर होता है। झरोखे से बाहर देखने लगता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें
जो अंबिका के मन में दबी रहती हैं, मैं मुखर होकर कह देता हूँ। मुड़कर मल्लिका की ओर देखता है। तुम्हें मेरी उपस्थिति अखर रही है। मैं भी जानता हूँ यह नई बात नहीं है, परंतु मैं कुछ ही देर और यहाँ रुकना चाहता हूँ, फिर बाहर देखने लगता है। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूँ। संभव है वह इस बार कुछ क्षणों के लिए यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूँगा। वह कालिदास का इंतजार कर रहा है कि कालिदास हो सकता है आए। मेरी उससे बहुत पुरानी मित्रता है। मल्लिका जैसे अनाथवश सी हो जाती है। मल्लिका को ऐसा लगता है जैसे वो दूसरे के वश में हो रही है। मल्लिका आर्बिलोम, उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से हित करना होगा। आप उनसे मिलना चाहें तो उनके लिए यही एक स्थान नहीं है। विलोम उसी प्रकार बाहर देखता रहता है। विलोम, परंतु यह स्थान ही क्या बुरा है। उसके जाने से पूर्व भी हम इसी स्थान पर मिले थे। वर्षों के अनंतर उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। मतलब जब कालिदास उज्जैनी जा रहा था तब भी विलोम और कालिदास की जो मुलाकात होती है वो जो है मल्लिका के घर पर होती है। वही कह रहा है कि वर्षों के बाद, अनंतर मतलब कि वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। अगर फिर हम उसी स्थान पर मिल लेंगे तो जो इतना लंबा गैप हुआ है उसका अनुभव नहीं होगा। मल्लिका सहसा विलोम के निकट चली जाती है। उसे बाँह से पकड़कर झरोखे से हटाना चाहती है। मल्लिका, मैं अनुरोध करती हूँ कि आप इस समय यहाँ ठहरने का हठ न करें। उसे बाँह से खींचना चाहती है पर विलोम अपने स्थान से नहीं हिलता। दूर से घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देने लगता है। मैं कह रही हूँ कि आप चले जाइए। यह मेरा घर है। मैं नहीं चाहती कि आप इस समय मेरे घर में हों। विलोम अपने स्थान से नहीं हटता। टापों का शब्द निकट आता जाता है। मल्लिका उसके पास से हटकर अंबिका के पास आ जाती है और उसके कंधों को पकड़ लेती है। माँ, इनसे कहो ये यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहती कि इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी बात हो जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। अयाचित अयाचित स्थिति मतलब जिसकी इच्छा ना हो। अयाचित, जिसकी इच्छा ना हो उसे अयाचित कहेंगे। जिसको आदमी चाह नहीं रहा वो हो जाए तो वो अयाचित होता है। अंबिका उसके हिलाने से इस प्रकार हिलती है जैसे वह चेतन न होकर जड़ हो। उसके माथे पर बल पड़े रहते हैं और आंखें अपलक सामने की ओर देखती रहती हैं। घोड़े की टापों का शब्द बहुत पास आ जाता है। मल्लिका अंबिका के पास से हटकर विलोम के निकट चली जाती है। मल्लिका, विलोम, मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। आप सहसा घोड़े के टापों का शब्द बहुत पास आकर दूर चला जाता है। मल्लिका ऐसे हो जाती है जैसे उसकी वाणी खो गई हो। विलोम धीरे से झरोखे के पास से मुड़ता है। विलोम, चला जाता हूँ। कंठ से हल्का सा व्यंग्यात्मक हंसी का स्वर निकलता है। व्यंग इसलिए क्योंकि विलोम को ये लग रहा था और मल्लिका को भी यह लग रहा था कि कालिदास आ रहे हैं और मल्लिका से मिलने ज़रूर आएंगे। लेकिन जब घोड़े की टापों की आवाज़ दूर चली जाती है तो ये होता है कि कालिदास जो है चला गया, वो मल्लिका से मिलने नहीं आया, इसलिए वह व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। नहीं चाहता कि मेरे चला जाता हूँ। नहीं चाहता कि मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है यह जान सकता हूँ। परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है यह जान सकता हूँ। झरोखे से हटकर प्रकोष्ठ के मध्य भाग में आ जाता है। क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अंबिका ओठ काटती रहती है, मतलब गुस्से में है, वह बोल नहीं पाती, अंदर ही अंदर क्रोध प्रकट करती है। अंबिका, मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। स्वर ऊंचा उठ जाता है। मल्लिका जैसे उसकी शक्ति क्षीण हो रही हो धीरे धीरे आसन पर बैठ जाती है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, मुझे प्रसन्नता है
कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत कोमल भावना। उन्मादी सी हंसी हंसती है, उसके साथ ही खांसी उठ जाती है। अब मल्लिका जो कहती है मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है, उसी बात पर ये व्यंग कसती है अंबिका कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, मुझे प्रसन्नता है कि मैं उसके बारे में जो सोचती हूँ वो ठीक है। जीवन एक भावना है, कोमल भावना। ये मल्लिका का कथन है, उसी पर वो कहती है कि जीवन एक भावना है और कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। ये अंबिका कह रही है मल्लिका को ताना देते हुए। उन्मादी सी हंसी मतलब एकदम तेज से हंसने लगती है और उसकी खांसी उठ जाती है। विलोम, किंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी, अपनी मित्रता पर भरोसा भी था। सप्रियाय दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः यह मित्रता एक ओर से ही थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा। और फिर समान से मित्रता होती है। मतलब अब विलोम जो है वो साधारण है, समान की समान से मित्रता होती है। मतलब जो जैसा होता है उसका मित्र भी वैसा ही होता है। अब कालिदास जो है राजशाही व्यवस्था में रहता है, वह बड़ा हो चुका है, राजकवि हो चुका है, जबकि विलोम अभी साधारण ही इंसान है। इसलिए वह कह रहा है कि समान की समान से मित्रता होती है। मल्लिका सहसा उठ खड़ी होती है, उसकी आंखों से हताशा की कठोरता व्यक्त होती है। मल्लिका और विलोम ऐसी दृष्टि से उसे देखता है जैसे किसी बच्चे से खेल रहा हो। मैं फिर भी कह रही हूँ कि आप चले जाएं, अन्यथा वास्तव में यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विलोम ऐसा कंधे को ऐसे झटकता है। फिर तब तो मुझे अवश्य चला जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहाँ तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है, चाहो तो मैं तुम्हारे लिए। मल्लिका का स्वर और तीखा हो जाता है। मल्लिका, हमें मधु की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। विलोम, ऐसा? अच्छा अंबिका क्षण भर कुछ सोचता सा खड़ा रहता है, फिर कंधे हिलाकर चल देता है। द्वार के पास से मुड़ पड़ता है। कभी मधु की आवश्यकता पड़ जाए तो संकोच नहीं करना। ओठ सिकोड़ कर दोनों को देखता है, फिर चला जाता है। मल्लिका क्षण भर सिर झुकाए भार सी दबी पड़ी रहती है, फिर अपने को झटक कर अंदर की ओर चल देती है। अंबिका की मुख मुद्रा आवेश से हताशा और हताशा से आर्द्रता में बदलती है। उसकी दृष्टि मल्लिका पर स्थिर रहती है। अब तक जब अंबिका जो है क्रोधित रहती है, आवेश उसके अंदर रहता है, लेकिन जब मल्लिका की स्थिति देखती है तो उसका जो आवेश है हताशा में बदल जाता है, जैसे निराश हो जाती है कि अब क्या हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर हताशा से आर्द्रता में बदल जाती है, एकदम मतलब रोने सी लगती है और उसकी दृष्टि मल्लिका पर स्थिर हो जाती है। वो अपनी बेटी की दयनीय स्थिति को देखता है कि प्रेमी जिससे वो प्रेम करती है वो तो उसे भूल चुका है और उससे मिलने भी नहीं आता। अभी तो मल्लिका का विवाह भी नहीं हुआ है और उसका जीवन आगे जो है संघर्षपूर्ण होने वाला है। यह सब सोच कर वो एकदम से दुखी होती है। फिर अंबिका जो है मल्लिका को बुलाती है। मल्लिका व्यथापूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखती है। मल्लिका माँ। अंबिका उठकर धीरे धीरे उसके निकट चली जाती है और उसे बाहों में भर लेती है। मल्लिका उसके वक्ष में मुंह छिपा लेती है। उसका सारा शरीर उद्वेग से कांपता है, परंतु कंठ से रुलाई का शब्द सुनाई नहीं देता। अंबिका की आंखें मुझ जाती हैं और वह उसके कांपते हुए शरीर पर हाथ फेरती रहती है। फिर वह अपने ओठों और गालों से उसके सिर को दुलाने लगती है। फिर अंबिका अपनी बेटी को मतलब बुलाने लगती है, उसके दुख को समझने लगती है कि क्या स्थिति हो सकती है। अंबिका, अब भी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने। मल्लिका, उसके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो, सिसकती रहती है। मतलब कालिदास से उसका प्रेम एकदम निस्वार्थ है और वह उसकी बुराई नहीं सुनना चाहती किसी भी परिस्थिति में। वह उससे मिलने नहीं आता, उसको भूल चुका है, दूसरा विवाह कर लिया है, लेकिन मल्लिका फिर भी उसकी बुराई नहीं सुनना चाहती। इस प्रकार से दूसरा अंक समाप्त हुआ। कल हम तीसरे अंक को पढ़ेंगे। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।